हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट्स। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं एमएचसीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिक्स, जिसमें आपको मैं पूरे 25 चैप्टर्स कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आज की क्लास जो है वो लिमिट से स्टार्ट करेंगे। हम लोग लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चीज कि किसी भी फंक्शन की लिमिट वैल्यू क्यों निकाली जाती है। तो लेट्स टेक अ एग्जांपल। अगर मैं एक फंक्शन एज्यूम करूं यहाँ पे एफ एक्स, लेट्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस, और मैं इस फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल्स टू थ्री पे पूछूं। तो जब आप एक्स इक्वल्स टू थ्री पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने जाओगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली वो आएगी। तो जो जीरो बाय जीरो केस है ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म, बेसिकली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी। यहाँ पे जीरो बाय जीरो है। तो जब थ्री पे फंक्शन की वैल्यू नहीं आती तब हम लोग क्या करते हैं, थ्री के आसपास की वैल्यू पता करते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिट वैल्यू। मतलब कि जब आपके फंक्शन की वैल्यू थ्री पे नहीं आए तो आप क्या करोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री पे फंक्शन की, मतलब कि थ्री पे तो वैल्यू नहीं आई मगर थ्री के लेफ्ट या राइट में तो कुछ तो वैल्यू आएगी। तो ये एक्स टेंडिंग टू थ्री जो था क्या होता है, एक्सटेंडिंग टू ए क्या होता है ये। देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं x की वैल्यू थ्री पे अगर आपको फंक्शन की वैल्यू पूछो तो आप बोलोगे सर जीरो बाय जीरो, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो आप थ्री के तरफ आने की कोशिश करो मगर एग्जैक्ट थ्री पे वैल्यू ना पता, तो कुछ ना कुछ तो फंक्शन की वैल्यू होगी। जब x की वैल्यू थ्री पे आप जा रहे थे, थ्री पे तो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म आया है। मान लो एक्जैक्टली आपको थ्री पे पूछो फंक्शन की वैल्यू तो ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाएगा। इक्वल्स टू थ्री पे फंक्शन की वैल्यू इनडिटरमिनेट फॉर्म थी। तो थ्री के लेफ्ट में जब मैं वैल्यू चेक करूँ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और थ्री के राइट में जो वैल्यू चेक करूँ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिट वैल्यू। ठीक है, तो जब आप x को थ्री की तरफ अप्रोच करोगे, ठीक है, तो फंक्शन कहीं ना कहीं अप्रोच कर रहा होगा। और वो अप्रोच किस साइड से होगा, या तो लेफ्ट साइड से होगा या राइट साइड से होगा। जब आप लेफ्ट साइड से फंक्शन को अप्रोच करोगे x टेंडिंग टू थ्री माइनस, मतलब थ्री के ऊपर जो माइनस लगा है ये शो कर रहा है कि आप फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू थ्री की तरफ अप्रोच कर रहे हो जब लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब x को आप राइट साइड से अप्रोच करोगे तो डिनोट करोगे थ्री प्लस, ये होगा हमारा राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कि जब आप फिर थ्री को अप्रोच करोगे तो फंक्शन किस साइड को अप्रोच कर रहा है, और राइट हैंड लिमिट में जब x के जो राइट साइड से थ्री को अप्रोच करोगे तो फंक्शन किस तरफ अप्रोच हो रहा है, फिर हम लोग राइट हैंड। एकदम सिंपल है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, की वैल्यू आ रही है एल और इसकी भी वैल्यू आ रही है एल, तो वो दोनों वैल्यू इक्वल होगी तभी हमारा लिमिट। सिंपल सा लॉजिक है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा तभी हमारा लिमिट्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। और वो लिमिट वैल्यू किसके इक्वल होगी, जो भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। क्लियर है। तो एक्स टेंडिंग टू ए का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक्स को ए की तरफ टेंड करना है, लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हो, राइट साइड से। लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, साइड से अप्रोच करो तो। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ के चलिए। बाकी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमें देखना है कि हमारे पास कौन कौन से इनडिटरमिनेट फॉर्म है। मैंने एक इनडिटरमिनेट फॉर्म तो आपको बता दिया, जीरो बाय जीरो। नेक्स्ट इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, फाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, जीरो रेस टू जीरो, वन रेस टू इनफाइनाइट, फाइनाइट रेस टू जीरो, जीरो
तो ये टोटल हमारे पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है जहाँ पे हमें फंक्शन की लिमिट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू इस इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रही है, तो वहाँ पे हम लिमिट का कॉन्सेप्ट है। जब भी ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिखेगा आपको एक्स की वैल्यू डालने पे, तब आप समझ जाइए आपको वहाँ पे फंक्शन की लिमिट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिंपल है, सातों इनडिटरमिनेट फॉर्म याद रहेंगे। अब फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूला हमें लगाना है वो देख लेते हैं एक बार फटाफट। तो सबसे पहला साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1। साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू पे क्या होगी साइन इनवर्स एक्स, एक्स अपॉन एक्स भी 1 होगा, tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स भी क्या होगा आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में, लिमिट्स में आपने सारे फॉर्मूला देखे होंगे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज साइन एक्स डिग्री अपॉन एक्स। देखिए यहाँ पे जो सारे एंगल है वो रेडियन एंगल है, ठीक है। अगर साइन एक्स डिग्री दिया है तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके तब सॉल्व करेंगे, या तो फिर आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते हैं। इसका आंसर आता है पाई अपॉन 180। इसका रेसिप्रोकल में भी सेम आंसर 1 ही आने वाला है, ठीक है। ये बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले आएंगे वो आप याद रखिए। मोस्टली आंसर आपको 1 ही देखने को मिल रहे हैं, है ना। लिमिट कॉस की अगर लिमिट में चेक करो 0 पे, तो डायरेक्ट कॉस 0 कितना आने वाला है 1, तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म कर ही नहीं रहा, तो इसमें डायरेक्ट आप लिमिट याद रखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ कि साइन के एक्स अपॉन एक्स में क्या होगा। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 4x अपॉन एक्स, इसका आंसर कितना आएगा। तो डायरेक्ट आप बता सकते हो इसका आंसर डायरेक्ट आता है। कैसे करते हैं ये, तो आपको पता है लिमिट में हम जितना एक्स ऊपर रखेंगे उतना ही एक्स नीचे रखना पड़ता है, तभी आंसर 1 आएगा। अगर मैं नीचे 4 एक्स्ट्रा लिखूँ तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये पूरा 1 हो गया, जाएगा 4 × 1। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि साइन के एक्स अपॉन एक्स रहेगा, तो आंसर डायरेक्ट के है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू फाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स रहेगा या कॉस एक्स अपॉन एक्स रहेगा, तो इसका आंसर क्या आने वाला है 0 आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट साइन 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स, देखिए यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है, हाँ ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट दैट इज 0, तो साइन एक्स अपॉन एक्स की तरह ही काम करेगा ये भी। आंसर कितना आने वाला है 1, तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स का जो लिमिट था ना वैसे ही काम करेगा। नेक्स्ट ये भी देखो साइन के अंदर जितना एक्स है उतना एक्स नीचे है, तो भी इसका आंसर 1 आने वाला। और यहाँ पे लिमिट ध्यान देना है कि एक्सटेंडिंग टू 0 नहीं एक्सटेंडिंग टू a रहेगा, क्लियर है। तो सारे फॉर्मूले का लिस्ट बना लीजिए और इसको याद करिए। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त देखेंगे सारे फॉर्मूले। अब ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हो गए होंगे, हमारे पास एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले हैं और लॉगरिथम के, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है a रेज़ टू x अपॉन a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1। क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके, आएंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 b रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन, आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। अब इसी में अगर हमारे पास a रेज़ टू x की जगह अगर mx आएगा या kx आएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आएगा 3 रेज़ टू 5x। मैं क्या करूंगा जितना x ऊपर है उतना x से बैलेंस करके आंसर निकालने की कोशिश करूंगा, तो क्या आ जाएगा 5 log 3, समझ में आया ना। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा log 5 log 3, ये 5 से जो मैंने एक्स्ट्रा बैलेंस की, तो a रेज़ टू mx माइनस 1 अपॉन x कितना हो जाएगा m log है। तो ये वाला पार्ट जो है वो मल्टीप्लाई में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना x कोएफिशिएंट ऊपर है उतना x कोएफिशिएंट नीचे होना चाहिए, तभी तो आंसर आएगा log 3। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये वही कॉन्सेप्ट है जो sin x अपॉन x में लगता है, वैसे ही सेम टू सेम, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट है a की जगह अगर e आ जाए तो आंसर बहुत इजी है, log e आ जाएगा, है ना। a की जगह अगर e आ जाए तो log e 1 होता है, तो इसका आंसर डायरेक्टली आप 1 याद रख सकते हैं। वैसे सेम टू सेम अगर वही x कोएफिशिएंट की जगह mx आ जाएगा तो आंसर आएगा m, m टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे है 1 प्लस एक्स रेज़ टू 1 बाई एक्स रहेगा, तो आंसर कितना आएगा e रेज़ टू 1, या तो फिर एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट वाला केस में भी देखिए इसका रेसिप्रोकल है, यहाँ पे भी रेसिप्रोकल है, यहाँ पे भी, तो कितना आंसर आएगा e रेज़ टू 1। और वही x कोएफिशिएंट की जगह mx रहेगा, आंसर आएगा e रेज़ टू m, है ना। बहुत सिंपल है, ज़्यादा
लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, अब फॉर्मूले को सिंपल तरीके से याद रखने की कोशिश करिए। यहाँ पे भी एक्स कोएफिशिएंट अगर m है तो आंसर आ जाएगा e रेज़ टू m। यहाँ पे देखिए जरा, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट a रेज़ टू x है, ठीक है। अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, या तो a की वैल्यू 1 से बड़ी, ठीक है। तो अगर 0 से 1 के बीच में है कोई भी नंबर और उसकी पावर आप बढ़ाते जाओगे तो वो नंबर धीरे धीरे छोटा होने लगता है ना। तो वैसे 0 से 1 के बीच में अगर फंक्शन रहेगा, या तो -1 से 1 के बीच में रहेगा, तो आंसर छोटा होकर कितना बनेगा, 0 बन जाएगा। और अगर ये 1 से बड़ा वैल्यू रहेगा 1 से बड़ी वैल्यू रहेगी, बड़े नंबर की पावर बढ़ाते, जैसे मान लो 3 है, 3 की पावर बढ़ाते जाओ, 3 स्क्वायर 9 क्यूब 27 ऐसे बढ़ाते जाओगे तो और नंबर बढ़ते जाएगा, तो इनफाइनाइट आंसर आएगा। और वही मैंने बताया जैसे कि वो -1 से 1 के बीच में हो, तब क्या होगा, तब कोई एग्जांपल ले लो 1/3, इसकी पावर बढ़ाते जाओगे, x है ना पावर में, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, मतलब इसकी पावर बढ़ाओगे आप तो क्या होगा, फ्रैक्शन और छोटा होता जाएगा, फ्रैक्शन और छोटा होता जाएगा तो ये हो जाएगा वैल्यू 0 को टेंड हो जाएगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत जगह यूज होता है, ध्यान रखना। सारी बातें को आप याद रखोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आप कुछ भी चीजें मिस कर दोगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको सारे कॉन्सेप्ट याद रहेंगे। आपका लॉग वाले क्वेश्चन फॉर्मूला देख लेते हैं, तो लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स कितना आएगा, 1 आने वाला है। और वही एक्स कोएफिशिएंट की जगह अगर m आ जाए तो log 1 प्लस एम एक्स वाले में कितना आ जाएगा आंसर, ये वाले क्वेश्चन में, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एम एक्स, इसमें आ जाएगा m, जो एक्स कोएफिशिएंट है वही आंसर। अगर बेस में e है तो आंसर आ जाता है, अगर बेस में e नहीं है, बेस में a है तो आंसर क्या हो जाएगा, log e टू द बेस, ठीक है। पहले तो 1 आ गया आंसर, बस कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप इसका रिजल्ट डायरेक्ट याद रखिए, ठीक है। और अगर वही एक्स कोएफिशिएंट माइनस में आया तो आंसर माइनस में आएगा, नहीं एम केवल अगर माइनस में आए तो आंसर माइनस, ठीक है। तो वो वापस से तीसरा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, अब पहले दो फॉर्मूला ही याद रखिए। बस इसमें देखना है कि बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा देनी है। कैसे बेस चेंज प्रॉपर्टी लगेगी, लॉग बी टू द बेस ए अगर रहेगा तो ये क्या हो जाता है, लॉग बी अपॉन लॉग ए। ये वाली प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे अप्लाई करोगे तो वहां से रिजल्ट आने लगेगा, और ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे तो ही आपका काम। इस चैप्टर का जो सबसे मेन अस्त्र है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रह्मास्त्र, ठीक है, वो यही है, एल हॉस्पिटल, ठीक है, या तो एलोपिथल रूल। क्या है इस रूल में, ठीक है, देखिए जब भी आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है वो 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस होता है, ठीक है। तो जब भी आपका 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस आए तो आप ये वाला रूल लगा सकते हो। कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल रूल, या तो शॉर्ट फॉर्म में बोलना है तो LH रूल, LH रूल। अब क्या है LH, LH रूल जब आप 0/0 या तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, यही दो केस में लगा सकते हो, पहला रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे। तो अगर क्वेश्चन मान लो ऐसा आ रहा है, लिमिट टेंडिंग टू 0 और fx अपॉन g, 0 पे दोनों फंक्शन या तो 0 हो रहे होंगे या तो फाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस, तभी आप ये LH को लगा सकते हो। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगा, इसकी वैल्यू होगी f डैश x अपॉन, मतलब कि अगर आपको ये वाला लिमिट सॉल्व करने नहीं आ रहा है, अब उनको डिफरेंशिएट कर लीजिए, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है, अब लिमिट सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। या तो फिर अगर मान लो आप एक बार डिफरेंशिएट करने से नहीं आया, फिर से 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस आ रहा है, फिर से भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। जब तक आपका ये 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस है उतने बार आप इसको डिफरेंशिएट करके सिंपलीफाई, सिंपल है, लॉजिक बहुत सिंपल है।
कि अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स जो है 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस बना रहा है तभी हम LH रूल लगा सकते हैं। और सिंपल है वो LH रूल कैसे लगाना है, बस आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही डिफरेंशिएट करके नया फंक्शन बना लेना है। उस नए फंक्शन में आप अगर लिमिट कैलकुलेट करोगे तो इजीली आपका क्वेश्चन, ठीक है। अभी क्वेश्चन लेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो शॉर्टकट्स है, जरा शॉर्टकट्स देख ले हम लोग, क्या शॉर्टकट्स हैं यहाँ पे। देखिए ये 1/∞ के केस का शॉर्ट, मान लीजिए फंक्शन आपका 1 को टेंड हो रहा है, एफ एक्स मान लो 1 को टेंड हो रहा है और जी एक्स जो है फाइनाइट को टेंड हो रहा है, और जो आपका क्वेश्चन है वो एफ एक्स एस टू जी एक्स तक है। इसका लिमिट वैल्यू आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, क्या आएगा, इसका लिमिट वैल्यू डायरेक्ट आता है ई रेस टू, यहाँ पे लिखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस, ठीक है। ये डायरेक्ट वैल्यू, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद ये हो सकता है 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस बने, उसको अलग से सॉल्व करना पड़े, वो बात की बात है। पर इस केस को डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला से सॉल्व करिए, 1/1 का केस रहेगा तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये 1/∞ का केस है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आंसर आएगा। मगर यहाँ पे शॉर्टकट याद रखिए, ये वाला वो क्वेश्चन हो गया 1 + x⁻1/x वाला, याद आ रहा है क्या आंसर आता था ई आता था, तो यहाँ पे अगर x कोएफिशिएंट a आ गया तो आंसर आएगा e⁻a, और अगर मान लो यहाँ पे 1 की जगह b दिया तो ये आ जाएगा e⁻ab, ठीक है। b को आप अलग करोगे 1/x कन्वर्ट करने के लिए, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट ये वाला शॉर्ट ट्रिक याद होगा आप लोगों को कि जब आप लोग को इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस एक पढ़ाया गया होगा जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होगी, ठीक है, तो जो हाईएस्ट डिग्री होता है कॉमन लेके सॉल्व करते हैं हम लोग उसको, याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो हाईएस्ट डिग्री अगर कॉमन ले लो तो बाकी सब 0 बन जाते हैं, सिर्फ ये वाला जो हाईएस्ट डिग्री वाला जो कोएफिशिएंट है वही हमें रिजल्ट में देखने को मिलता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर, क्योंकि बाकी के टर्म क्या हो जाते हैं 0 बन जाते हैं। क्वेश्चन आएगा सॉल्व कराऊंगा, और आप उसको याद रखिए कि जब भी ऐसे वाला केस आए एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल लिखी हो, दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए तभी होगा आंसर, इस तरीके से। तो जो हाईएस्ट डिग्री होगा या हाईएस्ट पावर होगा उसको कॉमन ले लो न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर दोनों जगह से, और ये वाला कोएफिशिएंट क्या है रिजल्ट में आता है, बाकी सारे कोएफिशिएंट 0 बन जाए, याद होगा आपको सॉल्व करते वक्त। फिर से एक बार मैं बता दूंगा ये केस की कौन सा केस था ये, ठीक है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन, सारी चीजें आप नोट करके रखिए, अगर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले याद नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी, तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले इसको याद कर लीजिए फिर आगे का वीडियो देखिए, ठीक है। तो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको जब लिमिट्स पढ़ाया गया होगा तो वहां पे फैक्टराइजेशन मेथड और कई सारे रैशनलाइजेशन मेथड ये सारी चीजें भी सिखाई गई होगी, मगर अभी जब हमने पढ़ा उसमें जो LH रूल है, तो जो फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन था उसको LH रूल से सॉल्व करते तो कई बार आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन नहीं करके LH रूल डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करने की, चलिए सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि इस √3 को डालने से क्या हो रहा है फंक्शन में। अगर हमें फैक्टराइजेशन से काम होगा तो फैक्टराइज करेंगे, नहीं होगा तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे LH लगा देंगे, ठीक है। तो √3 डालिए, यहाँ पे √3 डालने से 0/0 का केस आ जाएगा, सिंपल आप देख रहे हैं क्वेश्चन में सिंपल 0/0 का केस आने वाला है। तो मैं LH पहले लगा के आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर आप फैक्टराइजेशन के तरफ भी जा सकते हैं। तो अगर मैं न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करूँ x² - 3 को तो कितना आ जाएगा 2x, क्योंकि 3 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया है ना। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो तो इधर आ जाएगा 2x प्लस x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब लिमिट डाल के चेक करेंगे कि फिर से 0/0 तो नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। √3 डाल दीजिए, हो गया 2√3 ऑन 2√3 प्लस 3√3 अपॉन में हो गया 5√3, तो ये आएगा आंसर
2√3 अपॉन 5√3, √3 से √3 कैंसिल, 2/5 इज द आंसर। चेक कर सकते हो बी ऑप्शन हमारा। ठीक है, तो देखिए एलिजिबल से किस तरीके से आपको विद इन अ मिनट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एग्जाम में टाइम कम होता है तो कई सारे शॉर्टकट्स अप्लाई करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप अगर फैक्टराइजेशन में जाएंगे तो न्यूमरेटर में फैक्टराइज करेंगे तो आएगा x माइनस √3 x प्लस √3। फिर डिनोमिनेटर में आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो वहां से भी रिजल्ट आएगा, तो फैक्टर बना लीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस 4√3 आएगा और x माइनस, ठीक है। उसके बाद आप √3 डाल के सॉल्व कर सकते हैं। √3 डालेंगे तो ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2√3, नीचे आ जाएगा 5। √3 से √3 कैंसिल तो 2/5। फैक्टराइजेशन से मैंने आपको सॉल्व, ठीक है। तो कभी कभार फैक्टराइजेशन इजी होगा, कभी कभार एलएचएल इजी होगा, ये आपको प्रैक्टिस से ही आने वाली है। जितना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस रहेगी उससे आपको मालूम पड़ जाएगा क्वेश्चन को देख कर कि इसका फैक्टराइजेशन आसान है, इसका डिफरेंशिएशन आसान है। डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करने से अगर आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इजीली मिल जा रहा है तो आप डिफरेंशिएशन से कर लीजिए। फैक्टराइजेशन आपको आसान लग रही है तो, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में फैक्टराइजेशन करना है कि डिफरेंशिएशन करना है। तो बिल्कुल भी आपको नहीं पता चलेगा। पहले आपको पहले ट्राई करना पड़ेगा माइंड में कि इसको फैक्टराइजेशन से इजीली कर पाऊंगा कि डिफरेंशिएशन, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है हमारे पास, अगेन यहाँ पे देख सकते हो कि रूट वाले दिख रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसको रैशनलाइजेशन से कर लेते हो, रैशनलाइज करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का रिजल्ट आ जाएगा इजीली। चलिए तो रैशनलाइजेशन से ही करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन इसका थोड़ा सा मे बी आपको थोड़ा किसी बच्चे को डिफिकल्ट लगे, क्योंकि रूट में है ना फंक्शन, इसके लिए। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा 1/2 √x। तो बाकी बच्चे एलएचएल से भी ट्राई करेंगे, देखेंगे कि उनका विद इन अ मिनट सॉल्व हो रहा है कि नहीं। न्यूमरेटर में क्या है x-3, डिनोमिनेटर में अगर मैं रैशनलाइजेशन कर दूं इसका तो क्या हो जाएगा बताओ फटाफट, x-2 और 4-x। क्योंकि मुझे रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा, तो फटाफट किससे मल्टीप्लाई करते हो तब रैशनलाइजेशन होगा, जो भी नंबर रहता है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या मल्टीप्लाई किया होगा आपने, √x-2 प्लस 4-, नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई किया होगा। जब आपने डिनोमिनेटर में इसी से मल्टीप्लाई किया होगा तो वहां पे a प्लस बी a माइनस बी का केस बना होगा, क्योंकि मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरफ लेकर जाके ये रिजल्ट आया। ठीक है, तो मैं कुछ स्टेप स्किप कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से रखिए। पीटी की क्लास अटेंड करो तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप पहले प्रैक्टिस करके आ जाइए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने अप्लाई कर दिया है, और न्यूमरेटर में जो फैक्टराइजेशन किया था तो उसका जो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया वो ऊपर बच गया। चलिए तो जरा इस ब्रैकेट को ओपन करके चेक कर लेते हैं कि क्या होने वाला है हमारे पास। और x-3, और इस ब्रैकेट को ओपन करूँ तो यहाँ पे x प्लस एक्स, माइनस से ओपन करूँ तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, 2 माइनस 4 इज -6। और आप देख सकते हो कि ये 0/0 में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आप लिमिट वैल्यू डाल सकते हैं। कोई भी फंक्शन अगर प्रोडक्ट में या डिवीजन फॉर्म में है और वो 0/0 में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो वहाँ पे लिमिट आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो लिमिट डाल दीजिए, 3 है तो 3 डाल दीजिए, ये हो जाएगा √1 दैट इज 1 प्लस यहाँ पे √1 दैट इज 1, 1 प्लस 1 ये हो गया 2, और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लीजिए और कॉमन फैक्टर कैंसिल कर देंगे हम लोग। क्या हो जाएगा बताओ, x-3 अपॉन 2 कॉमन लिया x-3, और ऊपर भी हमारे पास एक 2 आया था, 2 से 2 कैंसिल, -3 से x-3 कैंसिल, सारी चीज़ें कैंसिल हो गई और आंसर आ गया 1। ईजी है। देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो हर चीज़ ईजी लगेगी आपको। ठीक है, और आप सम को रट्टा करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। मैं आपको यहाँ पे आया हूँ कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन में क्या ही आ सकता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो सकता है दोनों में रैशनलाइजेशन ले। ठीक है, एक जगह फैक्टराइजेशन दे दे, एक जगह रैशनलाइजेशन दे दे, और क्या कर सकते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गए किस तरीके से रैशनलाइजेशन किया जाता है तो कितना भी रूट का सम आ जाए तो आप इजीली रैशनलाइज कर आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को एलएचएल से भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर
LH रूल में देखिए अपॉन में क्या है x क्यूब, तो जब जब तक आप 3 से 4 बार डिफरेंशिएट नहीं करोगे तब तक डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो x तो रह ही जाएगा। हाँ, आपको आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में x क्यूब का 3x स्क्वायर, फिर वापस से जब तक वो 1 ना बन जाए तब तक तो मुझे डिफरेंशिएट, तो डिनोमिनेटर में 0/0 का केस रह ही जाएगा। तो ये LH रूल में इसमें लेंदी हो जाएगा। तो जरा मैं कुछ और अप्रोच देखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है sin 3x, तो मुझे sin 3x का फॉर्मूला याद आ रहा है। देखते जरा फॉर्मूला अप्लाई करिए क्या होगा। पहले मेरे पास दिया है ऊपर 3 sin x माइनस sin 3x का फॉर्मूला बता दीजिए फटाफट कमेंट करके। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब के बाहर माइनस था तो साइन चेंज हो गई, और पॉइंट में क्या है x। 3 sin x कैंसिल हो गया, सर आएगा 4 sin क्यूब x अपॉन x क्यूब। sin x अपॉन x 1 हो गया, तो क्यूब तो 1 क्यूब, तो डायरेक्ट आंसर आप देख सकते हो कि आंसर आ गया, ये ऑप्शन कर। क्लियर है कि बहुत सिंपल है, सादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है। पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को बनाइए, फिर हम सॉल्व करेंगे। और ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखकर, अच्छा मैं फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री का लिखे थे उसमें एक फॉर्मूला नहीं लिखा तो मैं वो भी आपको लिखा के दे। अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos px अपॉन x स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला रहेगा, इसका डायरेक्ट आंसर आता है हाफ। डायरेक्ट रिजल्ट लिख लीजिए, ठीक है, क्या आएगा हाफ पी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि वो फॉर्मूला अप्लाई करने का मौका आ गया है। जरा फटाफट देखेंगे, तो इसके अपॉन में क्या चाहिए एक्स स्क्वायर है हमारे पास, इसके अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक कोई दिक्कत। तो इसका आंसर आप डायरेक्टली बता सकते हैं, इसका आंसर क्या आएगा हाफ पी स्क्वायर, पी कितना है हमारा 2। नेक्स्ट साइन 5x और साइन 3x बचे, इसमें क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से डिवाइड। अब साइन के एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला क्या आंसर आता है डायरेक्ट बता दो फटाफट। साइन के एक्स अपॉन एक्स का आंसर कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे साइन 3x अपॉन एक्स का, बस आंसर आ चुके हैं आपके। 2 5 are 10/3, ये ऑप्शन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के ऑप्शन ए ही राइट आंसर कर लेंगे। अगला सवाल, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, नहीं एक्सटेंडिंग टू अल्फा है वो, दिख रहा है इनफाइनाइट, एक्सटेंडिंग टू अल्फा, और है sin x माइनस sin अल्फा अपॉन x, अल्फा कांस्टेंट है, तो यहाँ आप एलएच लगा सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। लगाइए एलएच, क्या होगा बताओ, sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस sin अल्फा का 0 कांस्टेंट है ना, x का डिफरेंशिएशन 1, अल्फा का हो गया 0, और लिमिट क्या था टेंडिंग टू अल्फा, बस अब x की वैल्यू अल्फा डाल दीजिए तो क्या आ जाएगा cos अल्फा। इजी था एलएच रूल, सिंपल एक स्टेप का आंसर है। अगला सवाल, अगले सवाल में हमारे पास tan x अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस 10, अंडर रूट दिखा तो आपके दिमाग में एक ही सवाल आना चाहिए कि अंडर रूट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो वहां पे सिंपल सा लॉजिक है, रैशनलाइजेशन करिए उसके बाद आगे सोचेंगे क्या करना है। तो फटाफट डिनोमिनेटर को अगर मैं रैशनलाइज करूँ क्या हो जाएगा बताओ, 1 का स्क्वायर 1 माइनस इस रूट का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस, और ऊपर है tan x, जब आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया होगा तो ये आया होगा 1,
टेंडिंग टू 0 है हमारे पास, ब्रैकेट ओपन करिए, 1 से 1 गया, पर आ गया अपने पास tan x अपॉन माइनस tan x 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस tan x से tan x गया, बचा माइनस 1 प्लस अंडर रूट tan x 0 डाल दो, 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 1 का रूट 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 2, आंसर आ रहा है माइनस। कौन सा ऑप्शन है? सी। जैसे हमने बोला ये ऑप्शन ही ज्यादा आ रहा है, वहां से बी सी आने लगे, है ना। नेक्स्ट सवाल करें। लॉग वाला क्वेश्चन आ गया, लॉग वाले फॉर्मूले को याद करिए फटाफट। क्या था लॉग? लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, क्या आने वाला है 1। तो यहाँ पे एक्स कोएफिशिएंट कितना है 8/3, तो कितना आएगा? डायरेक्ट आंसर बताओ कमेंट करके, 8/3। याद आ रहा है? जो एक्स कोएफिशिएंट रहेगा वही हमारा आंसर आना। ये इजी था, बेसिक चीज है। देखिए बेसिक क्वेश्चन को आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे क्या हो जाता है, फॉर्मूले आपको एकदम हाथ में आ जाता है सारी चीजें। और जैसे जैसे आपको फॉर्मूला अगर एकदम बाय हार्ट हो जाएगा तो आप एडवांस क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर। नेक्स्ट आ जाता है 5x माइनस 4x और या 4x3। इसको अगर मैं अलग से सॉल्व करूंगा तो जल्दी हो जाएगा, मगर मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कैसे करें। ठीक है, तो जो 5x है उसके साथ मुझे चाहिए थे माइनस, अभी तो a(x) -1। अगर मैं -1 और +1 कर दूं क्वेश्चन में तो मेरे पास चीजें बनने लगती है। डिनोमिनेटर में भी कर देता हूँ। उसके बाद मैं डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर सकता हूँ, एलएचएस लगाऊंगा 1 मिनट में। ठीक है, पर मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखा देना चाहता हूँ किस तरीके से हमें फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पे आएगा मान लो 5(x) -1। अब अगर मैं इसमें कॉमन ले लूँ 4(x), सेम एज इट इज डिनोमिनेटर में भी हो रहा है 4(x) -1। और अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा 3(x). अगर मैं डिवाइड करूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x, मेरा आंसर आने लगेगा और आ जाएगा log 5 माइनस log 4 अपॉन में क्या सीन हो जाएगा log 4 माइनस log 3। तो न्यूमरेटर से मुझे आंसर आएगा log 5/4, डिनोमिनेटर से मुझे आएगा log 4/3। ठीक है, तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन बेटर, 5/4 4/3, बी ऑप्शन करें। समझ गए? अगला सवाल करें। देखो जो लास्ट में फॉर्मूला पढ़े थे याद आ रहा है आपको, एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट वाला। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है, देख लीजिए। ठीक है, तो न्यूमरेटर में भी एक क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर में भी। क्या करना है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो आएगा 2 माइनस 3/x प्लस 1/x। सेम एज इट इज डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/। अब एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाले केस में क्या होता है, अगर एक्स इनफाइनाइट को टेंड करना है तो जो 1/x होता है वो 0 को टेंड होता है, ये आप याद रखें। तो यहाँ पे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 1/x है, 1/x स्क्वायर 1/x सारे 0 को हो जाएंगे। तो यहाँ से आंसर आएगा 2/1। डायरेक्ट आंसर हमने पढ़ा था, डायरेक्ट फार्मूला, जो भी एक्स कोएफिशिएंट एक्स हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट है वही आंसर आता है 2/1। याद आ रहा है? बहुत बेहतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही सेम इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस है। क्या करेंगे बता दो, आप तो आप जानते ही होंगे क्या करना है।
यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कॉमन लूँ तो बाहर आके वो एक्स बन जाएगा, अंदर बचेगा अंडर रूट 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में अगर x कॉमन ले लो तो ये बचेगा 2 माइनस प्लस 1 बाय, तो ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, तो आंसर आएगा 1 बाय 2, जो कि बी ऑप्शन है। सिंपल है, देखिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए आप अपने। सेम क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे आप अगर डायरेक्ट करोगे जो हमने पढ़ा अभी, तो वहां से अगर मैं देखूं तो यहाँ से 1 आंसर आएगा 1, 1 माइनस 1 0 और नीचे भी 0, वापस से 0 बाय 0 का केस बन रहा है ना। अगर मैं जो भी मैंने स्टेप सिखाया, जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, कैंसिल कर लिया, फिर से 0 बाय 0 का केस आ रहा है, तो इसमें काम करो, पहले आप इसको रैशनलाइज कर लो, इसको पहले रैशनलाइज कर लो, उसके बाद आप जो मैंने आपको बताया वो आप कर सकते हो रैशनलाइज। तो इसका रैशनलाइज करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी। डिनोमिनेटर में अगर रैशनलाइज करो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस बी इंटू। अब अगर मैं न्यूमरेटर वाले पार्ट का रैशनलाइज करा जाता तो उसका पॉजिटिव पार्ट डिनोमिनेटर में होगा, क्या होगा, अंडर रूट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, और सेम एज इट इज डिनोमिनेटर का भी कॉन्जुगेट वाला पार्ट होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। अगर इसको ओपन कर दूं तो यहाँ से आंसर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन में आ रहा है सी स्क्वायर माइनस, और यहाँ से क्या आंसर आएगा, जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ से वो कॉमन लेके कैंसिल होने के बाद यहाँ से आएगा अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 कौन अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1, क्योंकि पूरा सेम है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होने के बाद कुछ नहीं बचने वाला यहाँ से, तो आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए आ रहा है। समझ गए, बहुत इजी है। आगे बढ़े, थोड़ा लेवल 2 क्वेश्चंस देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस के लेवल बढ़ जाएंगे, अब थोड़ा सा आपको टेक्निकल होने की जरूरत है, ठीक है। अभी हमने जो क्वेश्चन दिया डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता था, तो एलएच को एक स्टेप पे, ठीक है। अगला सवाल जो है tan 2x माइनस एक्स और 3x माइनस साइन, इसमें आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड मारिए, फटाफट आ जाएगा आंसर। अगर मैं इसको x से डिवाइड मार दिया तो इधर कितना आ जाएगा, tan 2x अपॉन एक्स माइनस x अपॉन एक्स, और डिनोमिनेटर में देखो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आंसर लिख दूँ, और आप पहले लॉजिक समझ लीजिए क्यों हमने डिवाइड मारा। इसका आंसर तो आपको मालूम है, tan के एक्स अपॉन एक्स कितना आ जाता है 2 माइनस का 1 हो गया, 1 में क्या आ रहा है, ये तो 3 हो जाएगा माइनस और 1/2। समझ गए लॉजिक, बहुत सिंपल था, सी ऑप्शन। अगला सवाल देखो जरा यहाँ पे, 1 माइनस कॉस पी एक्स याद आ रहा है कि हमने अभी बाद में फॉर्मूला देखा था, 1 माइनस कॉस पी एक्स, तो 1 माइनस कॉस पी एक्स अपॉन क्या चाहिए एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड मारेंगे, इससे एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपने याद किया होगा, कॉस सी माइनस कॉस डी का, याद है आपको, चलिए बता दीजिए फटाफट, कॉस सी माइनस कॉस डी। ट्रिग्नोमेट्री में कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, है ना, याद आया, सी प्लस डी बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अगर मैं इनको माइनस करूँ 2 माइनस 8 माइनस 6 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ माइनस, याद आ गया। अब फटाफट आंसर लिखेंगे,
एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी मारा था ना आपने। अब आंसर लिखेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बस फॉर्मूला अप्लाई करना, आंसर आता जाएगा। बताओ, ऊपर आएगा हाफ टी स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं एक एक्स कोएफिशिएंट दे दूं और ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस 2 साइन आई एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन 3x अपॉन एक्स। बता दो फटाफट, साइन 5x अपॉन एक्स का 5 बन जाएगा और साइन 3x अपॉन एक्स का 3 बन जाएगा। 2 इंटू 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30, या तो 2 से 2 इधर कैंसिल कर लो, ठीक है, तो 5 इंटू 3 आंसर आएगा 1/15। कौन सा ऑप्शन है, सी। समझ गए, सिंपल है। मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। आगे बढ़े, नए क्वेश्चंस को देखें। ये इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली ट्राई करिए, पहले पॉज करके वीडियो ट्राई करिए और फिर चेक करिए, रिज्यूम करके वीडियो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, ठीक है। पहले रूल लगाएंगे, -1 थीटा का तो π/2 का 0, थीटा का -1, कॉट का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। लिमिट क्या थी, x टेंडिंग टू π/2। कोसेक π/2 कितना होता है फटाफट बताइए, sin π/2 1, तो कोसेक π/2 भी 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस से माइनस कैंसिल तो 1/1, दैट इज ऑप्शन आएगा सी। समझ गए, LH रूल लगाएंगे फटाफट हो जाएगा, या तो फिर इधर सब्स्टिट्यूशन भी लग सकता है, आप x माइनस π/2 को t ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। कभी कभार हमें LH रूल ही बहुत आसान कर देता है। अगला सवाल, 1 माइनस कॉस, यहाँ पे 2 cos x, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2 x कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस x बनेगा। और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं, तो -1 कॉमन, -1 क्या आएगा 1 माइनस कॉस x, है ना। अपॉन में क्या है x³ है, तो चलो देख लेता हूँ। फिर से देखो 1 माइनस कॉस फिर से कॉमन आ गया, 1 माइनस कॉस x कॉमन, बचेगा क्या 2x माइनस, अपॉन में क्या x³ है, तो 2x इसको दे दो, 1x इसको दे दो, इसका एक फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला। चलो फटाफट इसका बताओ फॉर्मूला क्या है, हाफ पी स्क्वायर, पी इज 1, दूसरे का log 2, तो आंसर बता दीजिए फटाफट, log 2 का हाफ, ये ऑप्शन इजी था। मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करके। अगला सवाल देखो, log पाई प्लस log में समथिंग लिखा हुआ है, देख पा रहे हो। अब log a प्लस log b की एक प्रॉपर्टी है, याद है क्या थी, log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b, तो ये दोनों इंटू में हो जाएंगे, जैसे ही ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अपॉन में जो लिखा था 1/5 वो x प्लस 1/5, तो वो कैंसिल हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट आंसर 1 आ जाएगा, है ना। log a प्लस log b क्या होगा, log a इंटू b, b से जब इंटू करोगे इसमें तो पाई ये कैंसिल हो जाएगा ना। अगला सवाल, एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी वाला सवाल आ गया फिर से। तो सबसे पहले हम इसमें डिनोमिनेटर देखेंगे, तो कुछ भी नहीं लिखे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके लाना पड़ेगा। चलिए इसको रैशनलाइज कर लीजिए, क्या हो जाएगा बताओ, न्यूमरेटर में x² प्लस x प्लस 1 माइनस x² माइनस 1, स्क्वायर से x² गया प्लस 1 से, तो डिनोमिनेटर में जब इसको रैशनलाइज किया होगा तो इसका कॉन्जुगेट आया होगा x² प्लस x प्लस 1 प्लस √x² प्लस, है ना। ऊपर क्या बचा है x, और नीचे इसमें से अगर मैं x² कॉमन ले लूं तो बाहर आके तो x बन जाए, ये वाला जो पार्ट है वो बनेगा 1 प्लस
1/x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, इधर से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो 1 प्लस 1/x। आपको मालूम है 1/x स्क्वायर और 1/x की वैल्यू क्या होगी, 0। फाइनली ये x गया, तो न्यूमरेटर में तो 1 है, और डिनोमिनेटर में कौन कौन सा टर्म 0 हुआ देख लेते हैं। ये 1 हो जाएगा, ये 1, बाकी तो ये वाले सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 0 होते जाएगा, तो यही फाइनल आंसर आने वाला है। तो दैट इज कौन, रूट वन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ गए, इजी था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सीक्वेंस सीरीज का सवाल है। 1 प्लस 2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है, सम ऑफ n टर्म n प्लस 1/2 आ गया, और 1 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। सम ऑफ ऑड टर्म्स, अगर आपको सम ऑफ ऑड टर्म नहीं भी मालूम तो बहुत सिंपल तरीका है, आप एपी का फॉर्मूला लगा लीजिए। सम ऑफ एपी याद है क्या होता था बताओ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो डिफरेंस कितने का है आपका, और a कितना था आपका 1, तो इधर पे आप 1 डाल सकते हो डायरेक्टली। क्या हो गया, हाँ कर सकता हूँ मैं। ऊपर आ गया हमारे पास n+1/2, और नीचे अगर मैं सम ऑफ एपी लगा दूं क्या हो जाएगा, इसमें n टर्म्स है ना, n/2 2a कितना हमारा 1 प्लस n-1 इंटू डी कितना आ गया 2। अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे तो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है ये क्या आने वाला है, n स्क्वायर आ जाएगा। तो n से n कैंसिल हो जाए, उसे 2 कैंसिल कर दीजिए, ऊपर क्या आ जाएगा n+1, नीचे क्या आ जाएगा, ये 2 है, 2 को जैसे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 2n, और ये -2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2n। वापस से n कॉमन लीजिए न्यूमरेटर में, क्योंकि लिमिट थी हमारी क्या थी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाली है ना। अगर मैं n कॉमन लूँ तो यहाँ से आएगा 1 प्लस 1/n, कॉमन में 2n, n गया, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा 2, आंसर आएगा 1/2, ठीक है। तो 1/2 कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन। इजी था। देखिए थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा कई बार, कि क्वेश्चन सिंगल चैप्टर नहीं भी आ सकता है, ठीक है, जिसमें आपको मल्टीपल चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी लगे, सब भी पॉसिबल है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जीपी आएगी आपके पास, जीपी सम ऑफ जीपी याद आ रहा है, सम ऑफ जीपी क्या आएगा बताओ, जीपी है ना ये, क्या आता है सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला क्या था, ए r⁻⁻1/r-, याद आ गया सबको, चलिए अप्लाई करेंगे। ए कितना है हमारा 1/2, आर भी 1/2 रेस टू n-1, या तो फिर r अगर हमारा 1 से छोटा होता है तो हम लोग 1 - r वाला भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलिए 1 - r वाला ये लगा दे, 1 - r कौन 1 - ठीक है। अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो हाफ की पावर इन्फिनिटी याद आ रहा है, ए रेस टू एक्स में अगर x इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है और ये जो बेस है वो अगर मेरा -1 से 1 के बीच का रहेगा तब वो वैल्यू 0 आ जाती थी। नहीं तो आप सिंपल सा लॉजिक दे रहे हैं, हाफ की पावर इनफाइनाइट, हाफ मतलब 0.5, 0.5 फ्रैक्शनल पार्ट जो रहता है जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा रहता है, कि अगर आप पावर बढ़ाते जाओ तो वो वैल्यू जो है ना वो 0 को टेंड हो जाती है, याद रख लो आप। तो ये वाला वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। आंसर कितना आने वाला है, हाँ
वो 0 हो गया। कौन 1 माइनस हाफ इज हाफ, तो हाफ अपॉन हाफ, तो ये तो 1 होने वाला है। सिंपल सा है। या तो आप एस इन्फिनिटी का केस पता है, यहाँ पे एस इन्फिनिटी फॉर्मूला था ए अपॉन 1 माइनस आर, वो भी लगा सकते हैं क्योंकि ये सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी याद आ रहा होगा, क्या आंसर आता था ए 1 माइनस, तो वो फॉर्मूला डायरेक्टली उन्होंने बनाया है इसी लिमिट के कॉन्सेप्ट से, वो डायरेक्टली आप वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे। ठीक है, तो मेरे को लिमिट सिखाना था तो मैं लिमिट आपको सिखा दिया। अगला सवाल, अब अगले सवाल में मैं कोशिश करूंगा कि एल एच रूल लगा लूँ, नहीं तो विदाउट एल एच रूल भी ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना के भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, ये फटाफट एल एच रूल लगाते हैं। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा 3 रेज टू एक्स log 3, इसको करूंगा डिफरेंशिएट तो माइनस 3 रेज टू, चेन रूल का माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा ना। ठीक है, माइनस 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का 2। अब अगर मैं log 3 कॉमन ले लूं, क्या बनेगा, पर बनेगा 3 रेज टू एक्स माइनस 3 रेज टू माइनस 2 भी कॉमन ले लेता हूँ, ऑन में एक्स। अब प्लस 1 माइनस 1 करके मैं बैलेंस कर सकता हूँ। ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 करके मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। मैं फिर से एल एच लगा दूंगा, क्या आ जाएगा बताओ, log 3 अपॉन 2 था ही, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया 3 रेज टू एक्स का, 3 रेज टू एक्स log 3 प्लस का क्या हो जाएगा 3 रेज टू माइनस एक्स log 3। तो चेन रूल का ये माइनस माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, चेन रूल याद होना चाहिए आपको। तो ये हो गया log 3 अपॉन 2, और ये अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूं यहाँ पे, क्योंकि अब 0 बाय 0 का केस हट गया है, तो 3 रेज टू 0 इज 1 है ना, ये हो जाएगा log 3 प्लस log 3 प्लस log 3 कितना हो जाएगा 2 log 3। टू से 2 गया, तो अब ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, कौन सा ऑप्शन हो गया होगा log 3 का स्क्वायर, ये है ए ऑप्शन, है ना। आपका समझ में आ गया, वीडियो को फिर से प्ले कर लेना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एलएच रूल आप प्रॉपर्ली लगाते जाइए, चेन रूल याद होगा तो वो माइनस का रिप्लेसमेंट कैसे किया है वो चीजें समझ। अगला सवाल, पहले रैशनलाइज कर लें, रूट दिख रहा है, फिर आगे सोचेंगे क्या करना है ना। ऊपर क्या आ रहा है 27, तो 9 3 27 होता है, याद आ गया वो वाला केस, 9 रेज टू एक्स 3 रेज टू एक्स माइनस 9 रेज टू एक्स 3 रेज टू एक्स प्लस 1। अब देखो न्यूमरेटर में तो आप समझ गए होंगे 9 रेज टू एक्स कॉमन लेके, अभी अभी हमें ये क्वेश्चन कैसा कॉमन लेने पड़ता है, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेना। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या सीन है, डिनोमिनेटर में रैशनलाइज कर दो, क्या हो जाएगा रैशनलाइज करने के बाद, यही चीज देखने को मिलेगी। अब इसका कॉन्जुगेट भी तो ऊपर रहेगा, क्या था उसका कॉन्जुगेट, √5 प्लस √4 प्लस कॉस। आपको चाहिए तो यहाँ पे लिमिट डाल देना, क्योंकि ये 0 बाय 0 में पार्टिसिपेट नहीं करेगा ऑब्वियसली। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 5 माइनस 4 कितना हो गया 1, क्या आ गया 1 माइनस कॉस एक्स, और अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ये बनेगा 9 रेज टू एक्स माइनस 1 और 3 रेज टू एक्स। अब आपको समझ में आ गया होगा 1 माइनस कॉस पी एक्स वाला केस है ये है, और ये ए रेज टू एक्स माइनस 1, तो डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर, और इसमें क्योंकि लिमिट में डाल रहा हूँ, क्या था एक्स का लिमिट 0, तो cos 0 1 हो गया, तो √5 प्लस दैट इज 2√5। फाइनली अगर मैं इसका आंसर यहाँ पे लिखूँ, ये हो जाएगा log 9 इंटू log 3 अपॉन हाफ, p स्क्वायर इज 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2√5, 2√5 है, तो ये फाइनली 2 ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 3 का स्क्वायर कन्वर्ट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा, कौन सा करेक्ट है कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक्स से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, और जो
सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी कराए। अगर आपको हमारा एफर्ट्स अच्छा लगता है तो आप लाइक करके और वीडियो ज़रूरतमंद को, जो दूसरे बच्चे सीईटी के लिए प्रिपेयर करिए, उनको शेयर करके उनकी भी मदद कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर के लिए ज़रूर आना। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दूसरा टॉपिक सिखाऊंगा।